एक समय की बात है। मधुबन नाम के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, कल्पना और कविता। कल्पना बड़ी बहन थी, सीधी, सरल और मेहनती। उसकी शादी एक गरीब मजदूर धनीराम से हुई थी, जो कि दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। दोनों खूब मेहनत करते थे, तब जाकर उनके घर में खाना बनता था। वहीं छोटी बहन कविता सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद से ही कविता को रूप और धन का घमंड आ गया था। कविता अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी कल्पना उसके घर जाती, कविता की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन कल्पना सुबह सुबह खेत में काम करने जा रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन मिलती है। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के खेतों में काम करते करते। और यह कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं हो तुमने। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूँ। तुम जैसे को तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। अब वैसे भी मैं और सुरेश जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह खेतों में काम करने वाले लोग हमारे घर आते भी नहीं। कल्पना के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि कविता अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन कल्पना के पति कमलेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब कल्पना के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात का समय। कल्पना अपने पति कमलेश के पास बैठी है, जो खाट पर लेटे हैं। कल्पना, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। नहीं कमलेश, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लूंगी। अगले दिन कल्पना कविता के घर जाती है। कल्पना दरवाजे पर ही खड़ी होती है, जबकि कल्पना अंदर जाने की इजाजत मांगती है कि घर के अंदर जाने को तो मिल ही सकता है करके। क्या हो गया दीदी, क्यों आई हो, क्या काम है? कविता, कमलेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब मेरे पास उनके और इलाज करवाने के किए पैसे खत्म हो गए हैं। कुछ पैसे उधार में मिल जाते तो मैं बाद में तुम्हें वापस कर देती। अरे दीदी, ये क्या हो गया? पर मेरे पति तो सारे पैसे लेकर शहर में खरीदी करने गए हैं। तुम थोड़ी देर पहले आती तो मैं कुछ पैसे तुम्हें शायद दे पाती। अरे कविता, पर तुम थोड़े पैसे तो दे ही सकती हो ना। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? यह सुनकर कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। कविता ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन कल्पना ने सोचा, कविता ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? अरे एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भाई के घर जाती हूँ, शायद वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। यह सोचकर कल्पना अपने बड़े भाई के घर के लिए निकल जाती है। भाभी, मेरे भाई घर पर हैं? नहीं, तुम्हारे भाई घर पर नहीं है, काम करने शहर गए हैं। कुछ दिनों बाद आएंगे। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कमलेश बहुत बीमार है, जिस कारण वो कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं। देखो कल्पना, तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई घर पर नहीं है और हम खुद काम करते हैं। वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही कमलेश की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ से दे दूं मैं तुम्हें, समझ में नहीं आता या और कुछ सुनना बाकी है? कल्पना की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह चुपचाप वहाँ से चले जाती है और अपने घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। गर्मियों की दोपहर लू के ठपेड़े चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह कविता की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। चले आते हैं भिखारी, कहीं से भी चलो जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते वो कल्पना की झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं।
कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है बाबा, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। कल्पना अंदर जाकर कुछ खाना लाकर बाबा को दे देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार है। मैं सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी, ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े का क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी, ये ऐसे वैसे घड़ा नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर जाते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और कल्पना खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के साथ कमलेश की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। अरे कल्पना, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। चमत्कार हो गया। हाँ कमलेश, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते के साथ तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे कल्पना, वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़ा है। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं, देखते हैं इस घड़े में क्या निकलता है। कल्पना धीरे धीरे घड़े को खोलती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के और पैसे निकलने लगते हैं। दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं। ए जी, वह बाबा भगवान के रूप में आए थे। यह देखिए, हमारे कर्मों का फल दे कर गए हैं। अब यह सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन कल्पना बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह धन हमेशा बना रहे। हाँ कल्पना, अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम लस्सी, नींबू पानी, शरबत बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। अगली सुबह कल्पना ने कुछ पैसे लिए और सबसे पहले गांव के एक व्यापारी से अच्छी गुणवत्ता का दुग्ध और छाछ खरीदने के लिए गई। सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं लस्सी का व्यापार करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेठ ने सीमा की मेहनत और ईमानदारी देखकर कहा। बिल्कुल बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें कम कीमत पर अच्छा दूध दे दूंगा। अब कल्पना ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब कल्पना का व्यापार चल निकला था। गांवों के लोगों ने उसकी मेहनत और लस्सी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन सीमा तक पहुंची तो वह जल भुन गई। कल तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी, आज अचानक इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया जो यह लस्सी का व्यापार शुरू कर दी, और उसका पति कमलेश भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। कविता परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से कल्पना के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। अरे सुनते हो, आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं होते। हाँ कल्पना, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़ा की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। वह साधु बाबा भगवान से कम नहीं है हमारे लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये लोग के पास एक साधु बाबा ने जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं यही रुकती हूँ। ये लोग के सो जाने के बाद मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर कविता ने कमलेश और कविता के सो जाने का इंतजार करती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं वे तुरंत घर के अंदर जाती हैं और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती हैं वो घड़ा उड़कर दीवार में चिपक जाता है और उसमें से गंभीर आवाज आती है। मूर्ख लालची लड़की, तुझे बहुत घमंड है ना। अपने धन पर सुधर जा, वरना ये घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही कविता के हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहाँ से भाग गई और ये बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन कविता ने अपने खास नौकर कालूलाल को बुलाया। कालूलाल, ये कल्पना की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। मालकिन,
अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी लस्सी खराब दूध से बनती है तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है, अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी, लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन कविता ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को कल्पना की दुकान पर जाकर लस्सी पीनी थी और फिर जोर जोर से यह कहना था कि लस्सी में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह कल्पना ने अपनी दुकान खोली, ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी कविता के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुँचे और लस्सी पीने लगे। अरे यह क्या, इस लस्सी में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है, लगता है कि इसमें कोई खराबी है। कल्पना, तुम कैसी लस्सी बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए, वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि कल्पना के यहाँ की लस्सी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं अभी और लस्सी निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन कविता के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहाँ से चिल्लाते हुए चले गए, भाइयों ध्यान रखना, कल्पना की लस्सी में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे कल्पना की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक कल्पना के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है। वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी लस्सी देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी छाछ को पीकर देखो, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने लस्सी पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताज़ी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गाँव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल कल्पना की लस्सी को खराब बता रहे थे, कविता के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलते देर नहीं लगी। एक बुजुर्ग गांव वाले ने कल्पना से कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह अफवाह तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से कल्पना की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब कविता को पता चला तो वह और भी गुस्से से भर गई। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि ये दोबारा उठ ही न सके। उसने अपने नौकर कालूलाल को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मालकिन, पिछले बार भी पकड़े पकड़े बचे थे, अगर इस बार भी कोई हमें देख ले तो। चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम आज रात कल्पना की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख ले? अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी ना हो। तुम अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग जाना, और हाँ, कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। कालूलाल अपने चेहरे पर काले कपड़ा बांधकर चुपके से कल्पना की दुकान के पास पहुंचा। कालूलाल ने दुकान के चारों ओर मिट्टी के तेल छिड़का और फिर कालूलाल ने माचिस से आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, दुकान जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे कल्पना की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़ कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब कल्पना दुकान आई तो उसे राख का ढेर देखकर गहरा आघात पहुंचा। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गया। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। यह बहुत बड़ा अपराध है, हमें तुरंत पता लगाना होगा। कल्पना ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर झांका पर उसे कुछ नहीं मिला। कल्पना उदास होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़ियों में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा है। कल्पना ने उसे उठाकर मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया है, किसी का गमछा मिला है। अरे सबूत मुखिया जी के हाथ मिल गया है, अब वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा कि कल्पना की दुकान में आग किसने लगाया। हाँ, मुझे तो लगता है कि वह तौलिया कविता के नौकर का है। मैं कल उसे ऐसा ही तौलिया लेते हुए देखा था। मुखिया ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह तौलिया किसका है? गांव वाले तौलिए को ध्यान से देखने लगे।
अरे ऐसा ही तौलिया तो मैंने कल्पना के घर पर देखा था। गांव वाले एक दूसरी की ओर देखने लगे। कविता अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। मुखिया ने अब मिट्टी का तेल का डब्बा उठाया। उस पर हल्की अक्षरों में कविता स्टोर्स लिखा था। यह वही दुकान थी जहां से कविता अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाती थी। कविता, मिट्टी का तेल का डब्बा तो तुम्हारी दुकान का है, यह यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूं, कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। इधर कविता के पति का व्यापार ठप हो गया था। वो बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। वो यह सब चीज से बिल्कुल ही अनजान था कि कविता क्या कर रही है। वो आते वक्त देखा कि चौपाल पर भीड़ लगी है। वहाँ पर वो पहुँचा तभी सभी लोग उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि वह वही तौलिया लिए खड़ा था जो मुखिया जी के पास सबूत में मिला था। अब बोलो कविता, अभी भी तुम कुछ बोल सकती हो। तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। कविता ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले भी अब उसे घूर रहे थे। वह घबराहट में बड़बड़ाने लगी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं ही ये सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कल्पना मुझसे ज्यादा अमीर बन सके। कविता, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से कल्पना की दुकान फिर से बनाई जाएगी। मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी कल्पना। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बना रहने दो। कल्पना ने अपनी बहन को गले लगा लिया। गांव वालों को कल्पना की दरियादिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब कविता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कल्पना ने उसे अपने व्यापार में काम करने का मौका दिया। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कविता ने शर्मिंदगी से सर हिला दिया और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाता है।